हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने तमिलनाडु की जो बुक है उसके पार्ट 3 में फोर्थ चैप्टर को, यूनिट 4 को, साउथ इंडियन किंगडम्स। नॉर्थ इंडिया में जिस टाइम पे गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एम्पायर्स जब फ्लरिश हो रहे थे, तो साउथ इंडिया में पैरेलली कौन कौन से किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। इन साउथ इंडियन किंगडम्स को पढ़ते हुए आपको बेसिकली ज़्यादातर जो फोकस करना है ना इस चैप्टर में, वो इनके आर्ट, कल्चर, वो बेसिकली इनके आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर पे फोकस करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा यहाँ पर रूलर्स की क्रोनोलॉजी और उन सब पे इम्पॉर्टेंट वो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और क्रोनोलॉजी और रूलर्स से ज़्यादा इस चैप्टर में आपको ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि उनके टाइम पर कौन कौन से आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर फ्लरिश हो रहे थे। ठीक है, चेष्टा हम लोग साउथ इंडियन किंगडम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए तो फैमिलियर होगी, थोड़े थोड़े नाम आपने सुने होंगे, आपके पास तो हिस्ट्री थी। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। साउथ इंडियन किंगडम्स देखो, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के रूल को बेस बनाते हुए बात करें तो बहुत दूर दराज उस जमाने में दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उत्तर भारत में हर्षवर्धन का रूल था ना, तो दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में उस टाइम पर कांचीपुरम में पल्लवा राजाओं का रूल था, इनका बोलबाला था। पल्लवा किंग्स का बोलबाला था। पल्लवा की जो सॉवरेनिटी थी तो इट इंक्लूडेड द डोमेन्स ऑफ, जो पहले एरिया चोला चेरा के थे वो अब इतने ज़्यादा एरिया में फैलाकर इन्होंने कब्जा कर लिया था पूरे के पूरे दक्षिण भारत पर, कि जो टेरिटरी थोड़े कुछ साल कुछ ज़माने पहले चोलास और पांड्यास की अध्यक्षता में आती थी, अब उनको पल्लवा रूलर्स ने अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, अब ये जो इस टाइम पर जो ये चोला और जो पांड्यास थे, ये एक रूलिंग डायनेस्टीज के तौर पर उभर कर आ रहे थे अपने अपने रिस्पेक्टिव रिवर वैली रीजन्स में। अब ये रिवर वैली रीजन्स याद है, मैंने आपको कुछ चैप्टर पहले एक टेबल बताई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको रिवर ऑलरेडी ऐड करवा दी थी उधर लिखकर, जो दे नहीं रखी थी वहां पर, याद है संगम एक जब हमने करा था, उनके सिंबल्स वगैरह। तो देखो ये वाली लाइन ना सिर्फ वही पर्सन समझ सकता है जिसने वो टेबल बनाई हो मेरे कहने पे। पूहर रिवर वगैरह थी ना उनकी सारी की सारी रिवर, उनके पोर्ट्स, तो ये चीज है। ठीक है, तो मच ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न डेक्कन, डेक्कन आप जानते हो, यानी कि इसको हम कुछ यही है डेक्कन ट्रैप, यही हिस्सा, यही हिस्सा। पेनिनसुलर इंडिया, सही बनाया। तो बड़ा सारा जो सेंट्रल और ईस्टर्न डेक्कन था उस टाइम पर, वो जो चालुक्यास थे बदामी रीजन के या बतापी रीजन के जिनको कहते हैं, इनके कंट्रोल के अंदर था। ये अभी आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक जस्ट दे रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, सिर्फ अभी बता रहा है कि इस पिक्चर के अंदर मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। ये जो बदामी के या बतापी के चालुक्य, सब कुछ भी कह लो आपकी मर्जी, इनको इनके एरिया से खदेड़ कर फेंक दिया गया था राष्ट्रकूटाकिस द्वारा। अब ये राष्ट्रकूटा जो है ना, आप कहोगे कि 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है आवर पास 2, उसके चैप्टर 1 में सुना था आपने, याद है, दंती दुर्ग, हिरण्य गर्भ की पूजा करवाई थी उसने अपने आप को क्षत्रिय बनने के लिए। तो आप ये कहोगे ये तो एंशिएंट हिस्ट्री है और वो मेडिवल हिस्ट्री थी, यानी कि मैंने आपको हमेशा बोलता था ना कि पल्लवास चालुक्यास के टाइम पर देयर इज अ क्लोज मार्जिन या काइंड ऑफ बॉर्डरलेस बाउंड्री बिटवीन एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। ये वही फेज है, ये वही फेज है।
कि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये ना प्राचीन भारत चला आ रहा है या मध्यकालीन भारत चला आ रहा है फॉर द सेक ऑफ द वर्ड्स. You cannot say that this is ancient history or medieval history. This era is just on the brink of the two eras, just on the margin. तो जो मेडिवल पीरियड था इंडिया के अंदर, यहां पर हमें तीन ये मर्जेंस नहीं है, इमरजेंस है, ठीक है, तीन रीजनल सेंटर्स ऑफ पावर हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन कोई भी यहां पर सिंगल इंपीरियल पावर नहीं थी. क्या आप सोचो प्राचीन भारत की तरह यहां पर मौर्यास या गुप्तास जो हैं उस प्रकार से पूरी की पूरी इंपीरियल पावर, एक कॉमन खानदान का नाम देखने को मिलेगा हमें जो कि पूरे भारत में चक्रवर्ती टाइप की तरह फैला हुआ है. ये इस जमाने में ऐसी बात नहीं थी. अब जब इस जमाने में ऐसी सिंगल इंपीरियल पावर नहीं थी ना, तब हम कहते हैं कि दिस एरा इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ मध्यकालीन भारत के मेडिवल इंडिया के साथ साथ कुछ इसके फ्रंटियर्स बॉर्डर्स टच हो रहे हैं. और वो होते ही हैं. कुछ साल बाद अभी आपको पता है कि अरब ट्रेडर्स चले आएंगे और बस मेडिवल हिस्ट्री शुरू. और ये वाला जो नाम है मेडिवल, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हमने पढ़ा था ना आवर पास 3 की बुक में उस दिन. ये सब तो कहने वाली बातें हैं ना, ये तो हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव है ना. फाइन डेट तो इसके लिए कोई नहीं दी जा सकती ना. चेष्टा कोई डेट दी जा सकती है क्या इस दिन अंग्रेज चले आए थे यही दिन था वो, ये इतने बज रहे थे उस टाइम पे. इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी उसकी आग जो है इस टाइम पर उठी, डेट दी जा सकती है क्या उसकी? कितने बजे लोगों का खून खोलना स्टार्ट हो गया था, और ये है वो पहला पर्सन जिसका सबसे पहला खून खोला था कि अंग्रेज हमारे भारत में रियलाइज हो गया था इसको. कुछ भी नहीं बोलता, हिस्ट्री में तो कभी बोला ही नहीं जा सकता. हिस्ट्री एनालिसिस के लिए होती है, डेट्स के लिए नहीं होती है. ये हमें कंट्रोल करने को मिलते हैं. और नंबर 1 जो रूलर्स हैं दे आर पल्लवास. नंबर 1 आर पल्लवा किंग्स. नाम तो आपने इनका सुना होगा, इनके एरा के बारे में जानते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में इन्हीं पे फोकस करना, आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर. बहुत हेल्प होगी आपकी, बहुत ज़्यादा. पल्लवा किंग्स जो थे वो ऐसे सेटलमेंट के इर्द गिर्द इस जमाने में रूल कर रहे थे जो कि जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस जमाने खेती बाड़ी वाली सेटलमेंट ज़्यादा थी. और इंपॉर्टेंट ट्रेड इनका जो सेंटर था ना वो साउथ ईस्ट कोस्ट पर था इंडिया के. यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम बना देते हैं ब्लैक कलर से, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट के लिए ये वाला मान लो, ऐसे ही बोलते ना हम लोग, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट. इंपॉर्टेंट सेंटर इनका कौन सा था? देयर इंपॉर्टेंट सेंटर वॉज कांचीपुरम. कांचीपुरम के बारे में चाइनीज और रोमन मर्चेंट्स ऑलरेडी जानते थे, इन्होंने नाम सुना हुआ था. ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था. जो बाद के पल्लवा रूलर्स आए थे, द लेटर पल्लवास, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटीज पूरे रीजन में फैला दी थी, तमिल स्पीकिंग रीजन्स में, 7वीं और 8वीं शताब्दी में. जो सेंट्रल पार्ट था इनके किंगडम का वो था ठोंडई मंडलम. ठोंडई मंडलम, ये अगर ये कभी वर्ड है कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है तो याद रखना, ये ठोंडई मंडलम वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? पल्लवास के साथ. याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि विशाखापट्टनम और इन सब के पोर्ट सेंटर्स के बारे में यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, लाइक 2017 में. ये एक लार्ज पॉलिटिकल रीजन था जिसमें जो नॉर्दर्न पार्ट थे तमिलनाडु के और आसपास के जो आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट थे उससे मिलकर ये बना था, उससे मिलकर ये बना था. ठीक है, अशप्रीत हम लोग साउथ इंडियन किंगडम्स कर रहे हैं. ठीक है, ये है पल्लवास की टेरिटरी. और ये जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया ना, मार्क करके देखो ब्लैक कलर से, ये साउथ ईस्ट एशियन किंग, साउथ ईस्ट किंगडम, साउथ ईस्ट रीजन में. अब ये देखो, ये इनका रीजन था. शॉर्ट में इसको कांची बोलते थे, द प्रॉपर नेम वॉज कांचीपुरम. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इनका सेंटर था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ममलापुरम. ममलापुरम. और यूपीएससी ने 2017 में जो पूछा था, जो एक दिया था वो ये दिया था, मसूलीपट्टनम.
जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, इसकी इंपॉर्टेंस जब हमने संगमेश करा था। अब सोर्सेज क्या है, ये एक अच्छी चीज़ होती है तमिलनाडु एनसीईआरटी की। किसी भी किंगडम के बारे में अगर है ना क्वेश्चन अगर बन सकता है एग्जामिनर के द्वारा, तो पहले ही लिख दिया जाता है कि पूरा का पूरा एक बॉक्स बनाकर। सोर्सेज क्या है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है। सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शन, मांडक पट्टू केव्स, एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन 2 की, कॉपर प्लेट्स, कासकुड़ी प्लेट्स, लिटरेचर, मत्त विलास, प्रहासन, अवंती, सुंदर कथा, कलेनगथु पराणी, पेरिया पुरणम, नंदी कलम्बगम, ये लिटरेचर है इस एरा को स्टडी करने के लिए। ये वाला जो इतना टिपिकल पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लगा होगा आपको। इसके 2-4 रीजंस होते हैं फैक्चुअल लगने के स्टूडेंट्स को, या इनके नाम जो है थोड़े से टिपिकल लगने को, कि एंशियंट हिस्ट्री पहली बात है इतनी डीपली कभी किसी ने पढ़ी ही नहीं होती है। लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबके नाम पक्का सुने होंगे, प्रोसेस सुना होगा, जानने की देरी होती है इस पर कोई टाइम ही तो स्पेंड नहीं करता। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि एंशियंट हिस्ट्री के नाम पर ऊपर ऊपर से मेन मेन चीज़ें कर जाना, लाइक हड़प्पा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता, मौर्य, ये सारी चीज़ें फालतू समझकर छोड़ देना कि छोड़ इससे क्या ही होगा। एक बार जब इस पर ध्यान दोगे तो ये भी फिर आपके बायात का खेल बन जाएगा। और फॉरेन अकाउंट्स में हमें कहाँ कहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है। अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग। अब ह्यून सेंग कोई छोटा मोटा पर्सन है क्या कि जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं बन सकता। हमें ऐसी ऐसी डायनेस्टीज के बारे में ये ह्यून सेंग का जिक्र देखने को मिला है जिसके बारे में कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि डायनेस्टीज थी भी कि नहीं थी, किसने किसको हराया। इस क्रोनोलॉजी में आपको बहुत सारी नई चीजें भी तो देखने को मिलती हैं। बात उसकी नहीं है कि मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप मतलब सीरियस नहीं है, कोई कोई पढ़ता नहीं है। इसकी इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस किसी ने रियलाइज़ नहीं करवाई होगी ना, बस बात ये है। उसके बाद इनके खानदान की एक पूरा एक विरासत देखते हैं, कौन राजा पहले कौन बाद में। पल्लवा जीनोलॉजी, प्रोमिनेंट किंग्स। जो अर्ली पल्लवा रूलर्स थे ना, वो सातवाहन के ना फ्यूडल लॉर्ड्स थे, खेती बाड़ी वगैरह उनकी संभालते थे, जमींदार टाइप ऑफ थे सातवाहन रूलर्स के यहाँ। सिमा विष्णु जो बेटा था सिमा वर्मन 2 का, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पल्लवा किंगडम क्रिएट करा था कालभरास के रूल को डिस्ट्रॉय करके। इसने बड़े सारे राजाओं को दक्षिण भारत में हराया, चोलास को, पांड्यास को भी। और इसका एक काबिल बेटा था महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन के बारे में आप लोगों ने बड़े सारे एग्जाम्स में नाम देखा होगा, जिक्र सुना होगा इसका। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर आता है नरसिम्हन वर्मन वन। अदर प्रोमिनेंट पल्लवा रूलर जो इस टाइम के थे वो थे नरसिम्हा वर्मन 2, या जिसका नाम था राजसिम्हा भी, और नंदी वर्मन 2। लास्ट पल्लवा रूलर जो था वो था अपारजिता, या अपरजित भी कहते हैं कई लोग इसके, ये साइलेंट करके, आपकी मर्जी। मैं अगेन हमेशा बोलता हूँ जैसे प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर एट ऑल। ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ अभी आपके सामने गया जहाँ पे इतने सारे वो थे, इनका पहला सबसे पहला रूलर कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन, इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना, इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना इन सारे रूलर्स की। महेंद्र वर्मन की बात करते हैं। जब सिर्फ महेंद्र वर्मन लिखा हुआ है तो यानी कि हम बात करने जा रहे हैं महेंद्र वर्मन 1 की। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता ना इसका काबिल बेटा। ठीक है, किसका काबिल बेटा, किसका काबिल बेटा, सिमा वर्मन 2 का। ठीक है, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहली बार है।
हम ये कोई बचपन से सीखने नहीं बैठे हैं, ना ही अपने माँ के पेट से सीख कर निकले, ये सब बातें धीरे धीरे करते प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ अपनी नॉलेज के बेसिस पर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हम चाहे किसी का ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को बीट कर सकें, हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को बीट कर सकें, PSIR के तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ही हम लोग। इसके अलावा कोई किसी भी सब्जेक्ट का जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों की तरह बिहेव करना है। इतनी नॉलेज हमें लेकर जानी है कि हम सिर्फ इसके बेसिक एस्पेक्ट के बेसिस पर हम लोग, स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पर हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकें। महेंद्र वर्मन ने पल्लवा किंगडम की ग्रेटेस्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। महेंद्र वर्मन फॉलोअर था जैनिज्म का। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल ये शैविज्म को भी प्रेज करता था। कैसे प्रेज करता था? इसकी मुलाकात हो गई थी एक संत महात्मा जी से जो कि शिवा के भक्त थे। उनका नाम था अपार, या इनको साउथ इंडिया में इस नाम से भी बुलाया जाता है, थिरुना वुक्करासार। अशप्रीत, आपको याद होगा हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था इसके बारे में एक बॉक्स में, अपार। महेंद्र वर्मन वन वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्टाइल टू द द्रविडियन आर्किटेक्चर। अब जिन लोगों को नहीं पता ये वर्ड द्रविडियन आर्किटेक्चर, याद रखना जैसे हम लोग आर्यंस थे ना नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ इंडियंस को बोले जाता है द्रविडियंस। अब अगर आपके सामने कभी भी ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते किसी भी एग्जाम में, लेकिन अगर जिसको नहीं पता, जिसको बेस प्रिपेयर करना है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना ABCD की। द्रविडियन आर्किटेक्चर होता है साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर। दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर को, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करो, केव आर्किटेक्चर की बात करो, वो आर्किटेक्चर जो होता है वो होता है द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविडियन आर्किटेक्चर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्थ इंडिया के किसी भी मंदिर के अंदर आपको ये ऐसा कोई एक पत्थर का प्रॉपर तरीके से एक दरवाजा दिखने को नहीं मिलता, जिसको दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसका ये टॉप होता है ना, टॉप, वो नॉर्थ इंडिया में कुछ इस प्रकार का पॉइंटेड या कोनिकल होता है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर आपको ये एक संदूक की तरह, एक तिजोरी की तरह ऐसे देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर कर्वेचर। ये दो बस छोटी सी मैंने बात बताई, डोंट वरी। अभी नितिन सिंघनिया आर्ट एंड कल्चर आने दो, उसमें हम और अच्छे से दक्षिण भारत के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उनको देखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि महेंद्र वर्मन ने इसे बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करा था, तो इस प्रकार के आर्किटेक्चर को महेंद्र स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। महेंद्र वर्मन ने खुद बहुत सारे नाटक लिखे। ही रोट मैनी प्लेस लाइक मट्टविलास प्रहसना, द डिलाइट ऑफ द ड्रंकेट्स संस्कृत के अंदर, जिसमें इसने बुद्धिज्म को थोड़ा सा नीचा दिखाया। भक्त किसका था? कोर फॉर्म से जैनिज्म का। पेट्रोनाइज किसे करता था? शैविज्म को। मैं इस पॉइंट पे यहां पर इसलिए रुक गया थोड़ा सा। बुद्धिज्म को डाउनग्रेड करने वाले इतिहास में जब भी हमने अभी एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी जिस तो ले ली है, इसका मतलब हमने पूरा ट्रेलर टीजर तो कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर लास्ट है, मतलब हमारी पिक्चर रेडी है, सारे किरदार क्या किसका रोल है ये सब कुछ रेडी है, और हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ पता है। इतना पढ़ने के बाद वी हैव बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम जान गए, बट वी हैव बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। और मैं ये बोलता हूं प्रीलिम्स की स्टेज पर जिस प्रकार के अब जो पैटर्न हो गया है, हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पहले बन लेना है एनसीईआरटी की बेसिक 6 to 8 की नॉलेज लेकर, और उसके बाद मास्टर भी बन जाना उसके अंदर। सिर्फ एक बार की बात है, एक साल की बात है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास के अंदर इनमें से किसने
बुद्धिज्म की इज्जत नहीं करी, या बुद्धिस्ट की प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करा, या गलत ठहराया, या कोसाकासी करी, या फिर बुद्धिस्ट मंक्स के ऊपर अत्याचार करा, या इनमें से कौन बुद्धिस्ट फॉलोअर नहीं था, ये आ सकता है। एंड महेंद्र वर्मन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आप अमित यूपी के पेपर वगैरह देखोगे बहुत सारे हर एक लेवल के, ये वाला नाम तो मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं हर साल। पुलकेशन मिल जाएगा, महेंद्र वर्मन मिल जाएगा, दंती दुर्ग मिल जाएगा, ये सारे जितने भी हमने गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना साउथ इंडिया के नाम, ये आपको मिल जाएंगे। इवन संगम एज के बहुत सारे नाम आपको फोर्ट्स वोर्ट्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, पुराने नामों को, पुराने टैक्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, इसका मतलब क्या होता था, इस प्रकार के मैच द फॉलोइंग वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी। महेंद्र वर्मन का जो एरा था, यहाँ पर देखने को मिला, हमें मिलता है कि उसकी कांस्टेंट लड़ाइयाँ चलती रही वेस्टर्न चालुक्य किंगडम ऑफ बादामी के साथ अंडर पुलकेशन टू, यानी कि इतिहास में इनकी और इनकी नहीं बनती थी। महेंद्र वर्मन वन की नहीं बनती थी और पुलकेशन टू की नहीं बनती थी। ऐसा इतिहास में बोला जाता है कि पुलकेशन जो है, पुलकेशन सीम्स टू हैव डिफीटेड महेंद्र वर्मन इन वन ऑफ द बैटल्स, और नॉर्थ में, मतलब ये साउथ की बात ही हो रही है, लेकिन साउथ में थोड़ा सा नॉर्थ में आकर महेंद्र वर्मन की टेरिटरी पर पुलकेशन ने कब्जा कर लिया था, काफी बड़ी टेरिटरी पर। हमने ऊपर अभी पढ़ा था ये चीज, महेंद्र वर्मन किससे सक्सीड हुआ था? नरसिम्हा वर्मन वन, इसका बेटा महेंद्र वर्मन वन का, ये तो डिफीट हो ही गया था। इसका जो बेटा था महेंद्र वर्मन का, नरसिम्हा वर्मन वन, इसने अपनी बाप की हार का बदला लिया। इसने बोला कि तुमने हमारी इतनी बड़ी टेरिटरी वेंगी पर कब्जा करा ना मेरे पापा के टाइम पर, इसने चालुक्यास की जो कैपिटल थी वतापी, इसको कैप्चर कर दिया। वतापी में पूरा तबाह कर दिया, उसको आग लगा दी, और पुलकेशन टू इस घटनाक्रम में मारा गया। प्योर बदला, प्योर बदला, खानदानी बदला, ये कहते हैं इसको प्रॉपर डीएनए। अब ये नहीं पता कि सच का डीएनए या फिर डैडी की नाजायज औलाद। नरसिम्हा वन का जो आर्मी जनरल था वो था परनजोति, पॉपुलरली इसका इतिहास में नाम है एस सिरुतोंदर। ये 63 में से एक नियन्नर था। अब ये चीज़ बहुत सिंपल है, अब ये तो आप बता ही दोगे। जो अलवर होते हैं, अलवर ए से होते हैं, ए को उल्टा कर दो वी, तो ये किसके भक्त होते हैं? विष्णु के। दूसरे होते हैं अलवर के अलावा नियन्नर्स। जब ये विष्णु के भक्त है तो नियन्नर्स किसके भक्त होंगे? शिवा के। सिंपल, ये ट्रिक बताई थी मैंने, शाइनी याद रखना। ए को उल्टा कर दो, वी बना दो, तो ये अलवर इज इक्वल टू भक्त ऑफ विष्णु। अब बचा क्या? अलवर के साथ हमेशा एक नाम आएगा आपको, नियन्नर्स। यहां पर नियन मार्स लिखा रह सकता है, नियन नर्स लिखा रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये कोई विष्णु का भक्त है तो बचा क्या? विष्णु के साथ हमेशा नाम शिवा का। सिंपल सी ट्रिक है कि याद करने की। उंगली को अपने एग्जाम में अगर कभी याद ना आए, अगर वो पूछे अलवर्स कौन, तो बस ए को अपनी उंगली को वी कर देना, अपने आप याद आ जाएगा। ये चीज प्रूव करती है कि भगवान हमारे अंदर वास करते हैं। परण ज्योति, हाँ बताओ बताओ, पूछो। ये ना एक सेक्ट जानते हो क्या होता है? जैसे भक्तों का एक ग्रुप होता है, जो कि जैसे मैं बताता हूँ नॉर्मल सी बात, आपने कभी यूपी में मथुरा का नाम सुना है? वहाँ हरे रामा हरे कृष्णा के भक्त रहते हैं, अमेरिका तक जाते हैं। ये क्या करते हैं? आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सिंपल सिंपल जीवन जियो। इस्कॉन में है ना, अनुज सही बोला कि सिंपल जीवन जियो, सात्विक भोजन खाओ, ठीक है, और लड़कों पे डोरे मत डालो, है ना, अच्छे अच्छे बनकर रहो। तो ये सारी बातें, मतलब तो ऐसे ये करते थे केन्या नर्स और अलवर्स।
क्या कि लड़कों को डर, अरे ये तो मैं बोल रहा हूँ यार, अरे ये तो मैं बोल रहा हूँ, वो नोट्स बनाने बैठेगी। देखो गाइस, ये अशप्रीत है, इसको लगा कि मैं सच में ऐसा बोल रहा हूँ कि वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको यूट्यूब पे आप फॉलो करना, कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो परन ज्योति है, आर्मी जनरल, ठीक है, परन ज्योति, जिसका नाम मैंने आपको बताया, सिरुथुंतर, 63 नयनर्स जो उस टाइम पर थे उनमें से एक था। तो यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जब भी युद्ध पे निकलते होंगे तो नारा, एक झंडा और हर हर महादेव बोलकर निकलना। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जैसा कि आपको पिक्चरों में, पद्मावत काइंड ऑफ मूवीज में देखने को मिलता है। परन ज्योति ने पल्लवा आर्मी लेड करी थी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ वातापी, उसकी प्रोटेक्शन में। आफ्टर द विक्ट्री ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू लॉर्ड शिवा। पूरा जीवन फिर सन्यासी बनकर शिवा की भक्ति में, मेडिटेशन, शिवलिंग की भक्ति, उसमें बिताया, ठीक है। और ये कोई एक सोर्स होगा वहाँ का, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, कोई पर्सन होंगे, कोई हिस्टोरियन होंगे उधर, कॉलेज के लेक्चर प्रोफेसर होंगे, उन्होंने बताया ये, ठीक है। ये कोई मतलब महान पर्सन या कोई वो नहीं है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई बुक भी अगर हो तो यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे स्पेक्ट्रम में आपने देखा है, हर स्पेक्ट्रम की बुक में एक बॉक्स बना रखा रहता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के परस्पेक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स, ये वो। अब वो हिस्ट्री ऑप्शनल के परस्पेक्टिव से जनरली होता है, क्योंकि अगर हम रन भी कर जाए ना 150 वर्ड्स में, तो स्कोप ही नहीं है ना हमारे पास लिखने के लिए, क्या क्या लिख लेंगे। ज़्यादा नॉलेज भी इसलिए ड्रेडफुल होती है, खतरनाक होती है। उसके बाद नरसिम्हा टू जो है, इसको हम लोग राजसिम्हा भी बोलते हैं। ये एक बहुत ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। चाइना के साथ एम्बेसडर्स जो थे, राजदूत जो थे, दोनों कंट्रीज में एक्सचेंज होते रहते थे। इसका जो एरा था, इट वॉज कंपेरेटिवली फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पर हुई नहीं। देयर वो अपनी टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज पे आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाया। उसने, जब देखो ना, जब कोई ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स पे कोई दबाव है नहीं, शत्रु कोई ज़्यादा हावी है नहीं, तो उसने सोचा कि कुछ ना कोई पुण्य का काम कर लेते हैं, तो मंदिर वगैरह बनवाने पे काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेस करा गया। आपने ये काइंड ऑफ लास्ट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए, लेकिन आपने साउथ इंडिया में पूरी की पूरी एक कंप्लीटली एक ये थीम देखी है आपने, एक ये थीम देखी कि मंदिरों पे बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, बहुत ज़्यादा। तो कौन शैविज्म का भक्त था, कौन वैष्णविज्म का भक्त था, कौन अलवर था, कौन नैनर था, कौन बुद्धिज्म का भक्त था, कौन जैनिज्म का भक्त था, कौन बुद्धिज्म से नफरत करता था, कौन जैना से नफरत करता था, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यू शुड हैव अ लिस्ट। अब ऐसा चिट्ठा जो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाने बैठूंगा ना, तो मैं इसको ये नाम दूंगा कि पूजा पाठ इन दक्षिण भारत। मतलब मैं ऐसे ना बहुत एक फ्लैशी फ्लैशी वर्ड्स बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिवीजन करने का मन भी नहीं है ना, तो अपने आप से मैं ये पूछ लेता हूँ, वो A4 शीट्स बनाकर, ऐसे चिट्ठे बनाकर के, आंख बंद करके दिमाग एक बारी क्या सबको रिकॉल कर सकता है तू? अगर कल सुबह प्रीलिम्स अगर हो जाए तो अगर मेरे मन से आवाज़ आती नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो फिर मैं ऐसे जो फ्लैशी लाइंस होती हैं मेरे के, पूजा पाठ या फिर नफरत फ्रॉम अ पर्टिकुलर देवी देवता इन दक्षिण भारत ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, ऐसे अगर मेरे पास चिट्ठे रेडी होते ना A4 शीट के, तो फिर मैं उसको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ एग्जाम से पहले। ऐसे आप भी बना सकते हो। नोट मेकिंग इज वेरी प्रोडक्टिव एक्सरसाइज। ये तब हो सकती है, इसमें डोपामीन आपका तब जा सकता है जब आप खुशी से इसको इमेजिन करके अपने आप को इसमें कैरेक्टर में लाकर, तब आप ये नोट्स बनाओ। एंड यू शुड डिस्ट्रैक्ट एंड स्विच ऑफ एवरी यूट्यूब एंड एक्सेट्रा, क्योंकि बुक्स नील हैं आपके सामने, रॉ हैं, नो फोटो, नो वीडियो, नो कलर, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा अगर लबासना की बर्फों में जाकर बिनते दिल करना है तो। ड्यूरिंग हिज रेन फेमस टेम्पल कांचीपुरम में बिल्ड करा गया, जिसका नाम था कैलाशनाथ टेम्पल। दिस इज अ वेरी फेमस टेम्पल, आप सबने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल। स्पेलिंग अगेन अलग अलग बुक्स में देखो, नितिन सिंघानिया जब पढ़ेंगे तब यहाँ अलग दे रखी होगी, एनसीईआरटी में अलग है, 11th क्लास में अलग है, तो वो डिपेंड करता है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। नेम ऑफ द किंग, तो यहाँ पर देखो सिमा विष्णु, इसने टाइटल अडॉप्ट करा था अवनी सिमा का। महेंद्र वर्मन वन, इसके बड़े सारे टाइटल्स हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ संकीर्ण जाति, मट्टविलास,
गुणभ्रा, चित्रकला पुली, विचित्र चिट्ठा। अब क्या होगा, कॉमा 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 करके अगर यूपीएससी दे देना, तो पता है एनालिसिस करने के टाइम पर विजन या कोई भी इंस्टीट्यूट पता है क्या बोलेगा, इतनी सारी यूपीएससी ने आपको हिंट दी थी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। तो उनसे बोलो तुम दे आते ना पेपर, फिर तुम यहां पर खड़े होकर एनालिसिस कैसे कर रहे हो, तुम्हें तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए अगर तुम इतने काबिल हो तो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, आप अपनी सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर ट्रस्ट रखो। जब आपको बहुत मान काम करने होते हैं ना, तो दुनिया बहुत प्रकार का ज्ञान देने चली जाती है, आप सिर्फ अपने ऊपर यकीन करो। मैं आपसे हमेशा ये वाली चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके पास 3 अटेम्प्ट भी है ना, 2 अटेम्प्ट भी हैं, तब भी आप, एक है जिसके पास, वो तो चलो उसका उसको मेहनत करनी है डबल, 2 और 3 अटेम्प्ट वाले भी ना, इस अप्रोच से जैसे हम वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके चलते हैं, आप ये मानो कि अगर आप इस पर टिके रहे ना, टिके रहे, तो डिज़ायर्ड रैंक पे और डिज़ायर्ड पोस्ट पर लिस्ट में नाम आने में देरी नहीं लगती है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी की पूरी 6 पड़ी हुई है। तो जर्नी हमारी लंबी है, डोपामीन को दुनियादारी जैसे एंजॉय करनी है, तो वो हमें नहीं करना है, हमें आइसोलेट होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब जो शेयर की मांद जब खुलेगी ना, उससे निकल कर जो पर्सन आएगा, उस एज में जब सब लोग मगजमारी, इसका सुनना उसका सुनना, कुत्ते की नौकरी करना, प्राइवेट नौकरी टाइप, जब ये सब लोग कर रहे होंगे ना, और सैलरी के नाम पे बिस्किट ले रहे होंगे, वो भी पार्ले जी वाला, तब आपकी ज़िंदगी ही कोई अलग होगी कि गाड़ी खोलने के लिए भी कोई एक पर्सन है, घर जाने के लिए भी कोई पर्सन है, और ज़्यादा अगर हो तो वॉशरूम में भी एक पर्सन रख लेना, वो भी चलेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, वो सब कुछ अपनी लाइफ जैसे क्रिएट करने को करने दो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना घर वाले, ना ये वो फलाना टिकमा हुआ नहीं हुआ वो करके। कोई भी ताने मारे, कोई भी रिश्तेदार ताने मारे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उनसे बोलो कि आप अपने बच्चे से करवा लो। मैं तो यही बोलता हूँ अपने रिश्तेदारों से, वो कहते हैं अभी तक हुआ नहीं, शादी की एज हो रही है, ये हो रही है, मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों से करवा लो, अब मुझे भी हेल्प हो जाएगी, शायद से मुझे स्ट्रेटजी पता ना लग रही हो, वो ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। उनसे बोल दो कि प्रीलिम्स अगर उनका हो जाए तो वो करके, ऐसे मैंने कितनों को दिलवाया, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ब्लॉक कर दिया मुझे, चड्डी उतर गई ना क्योंकि। नरसिम्हा वर्मन वन, इसने टाइटल अडॉप्ट किया था ममलन वतापी, वतापी कोंडन, ममलन वतापी कोंडन। पल्लवा के कंट्रीब्यूशन क्या टू द आर्किटेक्चर, पल्लवा पीरियड जो है वो ऐसा माना जाता है कि आर्किटेक्चर वहाँ पर स्काई रॉकेट फॉर्म में डेवलप हुई थी। क्या बेहतरीन हमें नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं आर्किटेक्चर की फॉर्म में पल्लवा पीरियड के टाइम पे, ये कह रहा है, ये कहना है राइटर का। शोर टेम्पल सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, शोर टेम्पल, वेरियस अदर टेम्पल्स जो थे वो ग्रेनाइट मोनोलिथिक स्टोन से कार्व आउट करे गए थे। मोनोलिथिक मतलब सिंगल, ग्रेनाइट मतलब कोई बड़ी सी चट्टान है, कोई बड़ा सा पत्थर होगा, उससे काटकर पूरा का पूरा एक ये बना दिया गया। अब टेम्पल बनाए हैं तो कोई स्टोन तो नहीं होगा, कोई केव ही होगी मोनोलिथिक। वराहा केव ममलापुरम में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पल्लवा आर्किटेक्चर की। 1984 में ममलापुरम को ऐड कर दिया गया था टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और हम एक बारी काम करते हैं, सबसे पहले इसका एरियल व्यू दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज द एरियल व्यू। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको बड़े सारे मंदिर, केव्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सी दिस एंट्री गेट्स, दिस साउथ इंडिया, तमिलनाडु के पास। और ये हम पढ़ेंगे, ये एक स्पेशल चीज़ है। याद है अशप्रीत 12वीं क्लास की बुक अर्जुना नहीं नहीं नहीं, अर्जुनास पेनिंस, याद है, महाभारत वाला अर्जुन, एंड शी जिनपिंग को मोदी यहाँ लेकर गए थे।
अब कई लोग ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति जा रहे होते हैं इनको ट्रैक रखो, इसके ऊपर करंट अफेयर में आ सकता है। हमें ऐसी कोई क्या कहते हैं उसको, अंधा भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ममलापुरम और ये पल्लवा चालुक्य ये सब कुछ अगर पता है ना, तो उसके बारे में अगर प्रधानमंत्री जो भी मंदिर गए होंगे वो गए होंगे, हम वैसे भी लिख लेंगे कि ये चीज़ कहाँ पर है। अब उन्होंने जिसको बुलाया, किसको बुलाया, उन्होंने चाय में कितने चम्मच चीनी डाली, वो डाली, हम इससे इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन हुआ तो मैं अपने 99 क्वेश्चन बर्बाद नहीं करने वाला, और एक क्वेश्चन के लिए मैं कोई 10 महीने की मेहनत नहीं करने वाला। इन 1984 ममलापुरम जो है इट वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इतनी सुंदर जगह हमने मैंने दिखाई तो इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आलतू फालतू जगह हम कभी भी जो दूसरी कंट्री के कोई प्रीमियर होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको ऐसी जगह लेकर नहीं जाते हैं हम लोग, किसी भी जगह ले गए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, इंपॉर्टेंस थी, इसलिए यहाँ पर ले गए। सारी चीज़ें करवा दी ना मैंने यहाँ तक तो, ठीक है। हम लोग आते हैं नीचे। पल्लवा आर्किटेक्चर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इनकी जो भी आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर स्टाइल था, एज रॉक कट टेम्पल्स। महेंद्र वर्मन स्टाइल के टेम्पल्स कहा जाता है इनको। मोनोलिथिक रथ और स्कल्पचरल मंडप्स, इनको बोला जाता है ममलन स्टाइल के टेम्पल। और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स राजसिमन स्टाइल और नंदी वर्मन स्टाइल। ये चीज़ याद रखना, बहुत कम जगह मिलेगी आपको ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात यहां पर बोलकर ख़त्म नहीं है, बात यहां से शुरू है कि महेंद्र वर्मन स्टाइल के टेम्पल कौन से, ये कौन से। तो ये सारी चीज़ें, नंदी वर्मन स्टाइल कौन से, इनको हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं ना? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।